हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का मैथ्स के सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अभी आपका 4 जैन को मैथ्स का पेपर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे तरफ से जितना पॉसिबल उतना आपके करने के लिए। आई एम ट्राइंग टू कवर एंटायर मैथ्स एंड स्टैट्स का पॉइंट सेक्शन, दोनों सेपरेट वीडियोस में आएंगे। आज मैं अभी पहले मैथ्स का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद मैं स्टैट्स का भी रिकॉर्ड करूँगा। इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, मैथ्स के जितने चैप्टर्स हैं हमारे मॉड्यूल में, उन सारे चैप्टर्स के जो भी की पॉइंट्स है, फॉर्मूलाज है, वो सब हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। इससे होगा क्या कि आप जब एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो आपके पास एक नोट्स रहेगा जिसमें से आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हो एंड अच्छे से बाय हार्ट कर सकते हो। प्लस सेकेंडरी थिंग, कुछ चैप्टर्स हम ऑप्शन में छोड़ते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो चैप्टर आप करो, बट एटलीस्ट उसका अगर आपको पॉइंट सेक्शन याद है तो आप एग्जाम में उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे पीएनसी बहुत लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट उसके कुछ सम्स पेपर में ईजी भी आते हैं, तो अगर आपको पॉइंट्स याद है तो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी ईजी है। इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। लेट अस स्टार्ट विद द मैथ्स पार्ट। आज मैं पहले मैथ्स करवाता हूँ, फिर और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं स्टैट्स करवा दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट सेक्शन। मैंने देखो ऐसा बनाया है सेपरेट। हम रेशियो प्रपोर्शन करेंगे, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशन, इनइक्वेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट्स रिलेशन, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं, ये चैप्टर बहुत लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं, तो आप ऑप्शन में छोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बट एटलीस्ट उसका अगर आपको पॉइंट्स याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करने की हिम्मत तो रख सकते हो, आप ट्राई तो कर सकते हो। बिकॉज देर आर चांसेस कि कभी कभी कोई चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया है बट उसके क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं एग्जाम में, बिकॉज वो थोड़ा टफ लेवल का पूछा रहेगा। तो जो चैप्टर आपने नहीं भी किए है, अगर उसके क्वेश्चंस ईजी आते हैं तो आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट्स। ये पूरा 122 पेजेस का पॉइंट सेक्शन। आप बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, मैंने लिखा ज़्यादा है इसके लिए वो पेज ज़्यादा दिख रहा है, बट आपको जो की पॉइंट्स है वो याद रखना है। तो आप आंख बंद करके खाली उसको याद करने का ट्राई करना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा वीडियोस रेगुलरली गो थ्रू किया है, उनको ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट पता भी है, वो उसको याद भी कर लेंगे। और जो नए हैं प्लीज़ एक बार आप आंख बंद करके याद करना, आपने कहाँ से ही पढ़ा है तो आपको याद तो हो ही जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द रेशियो एंड प्रपोर्शन। सर रेशियो मतलब क्या? रेशियो मतलब कंपैरिजन करना। रेशियो मतलब क्या करना? कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किसका करना सर? 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी का। जो भी क्वांटिटी रेशियो में होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ सेम यूनिट्स या सेम काइंड, सेम यूनिट्स एंड सेम काइंड। क्वांटिटीज को हम टर्म्स भी बोलते हैं। क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। जो पहला टर्म होता है उसे हम एंटीसीडेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? कॉन्सिक्वेंट। सो फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला रेशियो होता है इनवर्स रेशियो। कोई भी रेशियो इनवर्स रेशियो तब होता है जब उसका प्रोडक्ट 1 होता है। जब एक रेशियो को दूसरे से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट 1 आया तो वैसे जिसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो A:B का आपको इनवर्स याद रखना है, B:A। व्हाट इज A:B का इनवर्स? B:A। 11:15 का इनवर्स 15:11। अगर दो रेशियो सेम है तो उसे बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं उसको? इक्वालिटी। अगर पहला रेशियो दूसरे से बड़ा है तो उसको बोलते हैं ग्रेटर इन इक्वालिटी। अगर पहला रेशियो दूसरे से छोटा है तो उसको बोलते हैं लेसर इन इक्वालिटी। क्या बोलते हैं उसको? लेसर इन इक्वालिटी। अगर तुमने रेशियो के स्क्वायर्स किए हैं तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा रेशियो? डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रेशियोज इक्वल होने चाहिए। रेशियोज क्या होने चाहिए? इक्वल। तो दो अगर इक्वल रेशियो है, तुमने उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया, सो डुप्लीकेट रेशियो इज नथिंग बट A²:B²। सिमिलरली होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट लेना। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट लेना। ट्रिप्लीकेट मतलब सर क्यूब करना। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? क्यूब करना। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या करना? क्यूब रूट करना। और कंपाउंड का मतलब होता है रेशियो को मल्टीप्लाई करना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? रेशियो को मल्टीप्लाई करना। सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो एंड सारे डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट, प्रपोर्शन। 4 क्वांटिटीज तभी प्रपोर्शन में रहता है जब A:B C:D के इक्वल रहता है। जब A:B किसके इक्वल रहता है? C:D के। ये जो A और D है इसे हम बुलाते हैं एक्सट्रीम्स। A एंड D को हम क्या बुलाते हैं? एक्सट्रीम्स।
और जो बी एंड सी है उसको हम बुलाते हैं मीन्स। बी एंड सी को हम क्या बुलाते हैं? मीन्स। तो चार क्वांटिटीज प्रपोर्शन में तभी रह सकता है जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल है। जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल है। इन सिंपल भाषा ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी। ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी। इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। वो कौन सा रूल बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही एक होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए याद रखो बच्चा लोग, चार रेशियोज होना चाहिए। कंटिन्यूड प्रपोर्शन के लिए तीन रेशियो। अगर तीन रेशियो है a is to b इक्वल टू b is to c, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रिजल्ट होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये जो b है इसे हम बुलाते हैं मीन प्रोपोर्शनल। b को कौन सा प्रोपोर्शनल बुलाते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। क्या बुलाते हैं इसको? मीन प्रोपोर्शनल। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन जो आपको याद रखना है। पहले को बोलते हैं इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं फर्स्ट को? इनवर्टेंडो। व्हाट इज इनवर्टेंडो सर? इनवर्टेंडो का मतलब होता है उल्टा करना। अगर आपका रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसका इनवर्टेंडो आएगा b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। b अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी। उल्टा किया मतलब इनवर्टेंडो। सेकेंड है ऑल्टरनेंडो। व्हाट इज ऑल्टरनेंडो का मतलब? सर अगर आपका रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो अगर ये c को इधर शिफ्ट किया और ये b को इधर शिफ्ट किया, मतलब सेकेंड का न्यूमरेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर बन गया, फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकेंड का न्यूमरेटर बन गया, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेंडो। सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया, सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया तो ऐसे जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस किया तो ऐसे जिसको बोलते हैं डिविडेंडो। अगर न्यूमरेटर में ऐड किया और डिनोमिनेटर में माइनस किया तो ऐसे जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर इक्वल रेशियोज को सारे न्यूमरेटर को ऐड किया, सारे डिनोमिनेटर को ऐड किया, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडेंडो। अगर सारे न्यूमरेटर को माइनस किया और डिनोमिनेटर को ही माइनस किया तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्ट्राहेंडो। सिर्फ अगर ऊपर नीचे दोनों चेंज किया तो इनवर्टेंडो। सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, दो अलग अलग रेशियोज के, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया तो एडेंडो। सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस किया तो डिविडेंडो। न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर में माइनस किया तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सारे न्यूमरेटर को ऐड किया, सारे डिनोमिनेटर को ऐड किया रेशियो का, तो एडेंडो। सारे न्यूमरेटर को माइनस किया, डिनोमिनेटर को ही माइनस किया, सब्ट्राहेंडो। आई होप क्लियर हो गया। यही था फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट सेक्शन जो आपको याद रखना है। आ जाओ अभी सेकंड चैप्टर इंडाइसेस। इंडाइसेस में बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, ए रेस टू एम को अगर ए रेस टू एन से मल्टीप्लाई किया तो ए रेस टू एम प्लस एन। अगर दो नंबर्स के बेस सेम है तो दोनों के पावर ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम माइनस एन। ए रेस टू एम माइनस एन। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो एडिशन। दो नंबर्स का बेस सेम है, डिविजन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन। अगर अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो दिस विल बिकम ए रेस टू एम एन। अगर दोनों का पावर सेम है तो डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों को दे सकते हैं। ऐसे याद रखो, एनी नंबर रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन। एनी नंबर रेस टू वन इज नंबर इटसेल्फ। एनी नंबर रेस टू नेगेटिव साइन, अगर कोई नंबर का पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव, रेसिप्रोकल में पॉजिटिव। उसके बाद खाली रूट लिखा है मतलब रेस टू हाफ। क्यूब रूट लिखा है मतलब रेस टू 1/3। फोर्थ रूट लिखा है मतलब रेस टू 1/4। फिफ्थ रूट लिखा है तो रेस टू 1/5। सेवेंथ रूट लिखा है तो रेस टू 1/7। अगर अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है तो अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर। जैसे क्यूब रूट ऑफ 7 रेस टू 5, सो इसको लिखने का 7 रेस टू अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर। समझा क्या? अगर दो इंडाइसेस के टर्म इक्वल है, दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम। अगर दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम। नेक्स्ट, अगर a रेस टू एक्स पी है तो अगर आपने x को इधर भेजा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर a रेस टू 1/xp है तो 1/x को इधर भेजा तो नंबर हो जाएगा। मतलब पावर दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल होता है। अगर रेसिप्रोकल में पावर है तो दूसरी तरफ जाके नंबर होता है। वापस एक बार ये पॉइंट्स याद करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो एडिशन, डिवीजन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन। अंदर भी पावर बाहर भी पावर, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों का पावर सेम है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एनी नंबर इज टू 0 इज 1। एनी नंबर इज टू 1 इज ए इटसेल्फ। अगर पावर नेगेटिव तो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव। खाली रूट मतलब रेस टू हाफ। क्यूब रूट मतलब रेस टू 1/3। फोर्थ रूट मतलब रेस टू 1/4। फिफ्थ रूट मतलब रेस टू 1/5। अंदर भी पावर बाहर भी पावर, तो अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर। दो इंडाइसेस का टर्म इक्वल तो दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम, पावर सेम तो बेस भी सेम। अगर इधर नंबर पावर में उधर रेसिप्रोकल, अगर इधर रेसिप्रोकल तो उधर नंबर।
अब कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखना है. पहला आइडेंटिटी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. व्हाट इज फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. Sorry, a plus b a square minus ab plus b square. What is a cube minus b cube? A minus b a square plus ab plus b square. और बस what is a plus b का square? A square plus 2ab plus b square. What is a minus b का square? A square minus 2ab plus b square. What is a square minus b square? A plus b into a minus b. What is a cube plus b cube? A plus b a square minus ab plus b square. What is a cube minus b cube? A minus b a square plus ab plus b square. I hope indices का point समझ गया. Next आओ. नेक्स्ट इज लोगैरिथम्स. लोगैरिथम्स मतलब पावर को, अगर पावर छोटा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट पावर बहुत बड़ा है तो उसका सिंप्लीफिकेशन करने का इजीएस्ट फॉर्म इज लॉग. कोई भी नंबर को आप लिखने का तरीका दो तरीका होता है. आइदर यू कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उसको लिख सकते हो लॉग फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर इज ए रेस टू एक्स इक्वल टू एम. ए रेस टू एक्स इक्वल टू एम. लॉग फॉर्म इज लॉग एम टू द बेस ए इक्वल टू एक्स. लॉग एम टू द बेस ए इक्वल टू एक्स. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए रेस टू एक्स इक्वल टू एम. व्हाट इज लॉग फॉर्म? लॉग एम टू द बेस ए इक्वल टू एक्स. अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में दिया तो आप आंसर लॉग में लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन लॉग में दिया तो आप आंसर एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो. नेक्स्ट, लोगैरिथम्स दो टाइप के होते हैं. लोगैरिथम्स का बेस दो टाइप का हो सकता है. अगर बेस 10 है तो उसके बोलते हैं कॉमन या ब्रिक्स लोगैरिथम. अगर बेस ई है तो उसको बोलते हैं नेचुरल या नपेरियन लोगैरिथम. अगर बेस 10 तो कॉमन या ब्रिक्स. अगर बेस ई तो नेचुरल या नपेरियन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम. सेम चीज, पहला प्रॉपर्टी लॉग ए बी टू द बेस एम है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस एम प्लस लॉग बी टू द बेस एम. इसको प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन. सिमिलरली अगर डिविजन है तो चेंज होकर सब्ट्रैक्शन. अगर लॉग के पहले कोई नंबर है तो पावर में चले जाएगा. अगर पावर में कोई नंबर है तो लॉग के पहले आ जाएगा. समझा? अगर पूरे लॉग का पावर है तो नीचे नहीं आएगा. अगर लॉग के पहले कोई नंबर पावर में कोई नंबर लॉग के पहले, अगर पूरे लॉग का पावर तो नीचे नहीं लेके आ सकते. अगर ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है तो ऊपर का टर्म ऐड हो जाएगा, नीचे का टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. लॉग एम टू द बेस ए का चेंज ऑफ बेस होता है 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस एम. अगर लॉग 3 टू द बेस 5 है तो इसका चेंज ऑफ बेस इज 1 अपॉन लॉग 5 टू द बेस 3. अगर एक नंबर को उसके चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1. अगर एक नंबर को उसके चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1. लॉग ए टू द बेस बी को आप लिख सकते हो लॉग ए बाय लॉग बी. क्या लिख सकते हो इसको? लॉग ए बाय लॉग बी. लॉग ए बाय लॉग बी. लॉग नंबर और बेस अगर सेम तो आंसर इज 1. नंबर और बेस अगर सेम तो आंसर इज 1. लॉग 1 टू एनी बेस आंसर इज 0. लॉग 1 टू एनी बेस आंसर इज 0. और लॉग ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 इज नॉट डिफाइंड. लॉग ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 इज नॉट डिफाइंड. जैसे लॉग 5 to the base 1 not defined. log 7 to the base 1 not defined. log 1 to the base 1 not defined. ये सब चीज़ not defined होती है. क्लियर? अगर बेस में 1 है तो not defined. अगर log of any number to base 1 है तो not defined. log 1 to base a है, log 1 to any base तो आंसर इज 0. अगर दो log का टर्म इक्वल, दोनों का बेस सेम तो उसका नंबर भी सेम. अगर नंबर सेम तो बेस भी सेम. अगर log a टू द बेस b का आंसर x है, तुमने खाली किसी एक का रेसिप्रोकल करा तो आंसर चेंजेस बाय साइन. अगर दोनों का रेसिप्रोकल करा तो आंसर रिमेन सेम. अगर किसी एक का रेसिप्रोकल करा आंसर चेंजेस बाय साइन. दोनों का रेसिप्रोकल करा आंसर रिमेन सेम. अगर नीचे एक टर्म है, इसके पावर में log है, उसका भी बेस यही टर्म है तो आंसर खाली लॉग के बाजू वाला टर्म. बट लॉग के पहले कोई नंबर रहेगा तो पहले उसको कहाँ पे भेज देना? पावर में. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 रेस टू 2 log x टू द बेस 3. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए 2 को पावर में भेजो तो क्या हो जाएगा? 3 रेस टू log x स्क्वायर टू द बेस 3. अब ये दोनों सेम हो गया ना तो आंसर इज खाली x स्क्वायर. सो दिस आर प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम जो आपको आना चाहिए. एक बार मैं वापस बता देता हूँ. सबसे पहले प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिविजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन. लॉग के पहले कोई नंबर तो पावर में भेजो, पावर में कोई नंबर तो नीचे भेजो. पूरे लॉग का पावर कुछ मत करो. अगर ऊपर भी टर्म नीचे भी टर्म, ऊपर के टर्म को ऐड, नीचे के टर्म को सब्ट्रैक्ट. अगर log a टू द बेस b का चेंज ऑफ बेस चाहिए तो 1 अपॉन log b टू द बेस a. अगर एक नंबर को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 1. log a टू द बेस b को तुम लिख सकते हैं log a बाय log b. log में नंबर और बेस सेम तो आंसर 1 होता है. log ऑफ
any number to base 1 is not defined. Log of 1 to any base, answer is 0. दो लॉग का टर्म अगर इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो नंबर भी सेम, नंबर सेम तो बेस भी सेम. अगर लॉग a टू द बेस b का आंसर x है, तुमने किसी एक का रेसिप्रोकल करा, आंसर चेंजेस बाय साइन. दोनों का रेसिप्रोकल करा, आंसर स्टिल रिमेन्स सेम. अगर नीचे का टर्म और उसके पावर में जो लॉग है उसका बेस अगर सेम है, तो सिर्फ लॉग के बाजू वाला जो टर्म है वो हमारा आंसर रहता है. क्लियर. अभी कैलकुलेटर पे लॉग कैसे निकालने का उसका भी हमने पढ़ा था थोड़ा मेथड, खाली मैं एक बार रफली बता देता हूँ. कोई भी नंबर का अगर आपको लॉग निकालना है कैलकुलेटर पे, तो सबसे पहले रूट का बटन 19 टाइम्स प्रेस करने का. रूट का बटन कितना टाइम प्रेस करोगे? 19 टाइम. फिर करने का -1 इक्वल टू और फिर एक सीक्रेट नंबर से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू, आपको लॉग का आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लाई, रूट का बटन 19 बार दबाओ, -1 इक्वल टू करो और मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू करो, आपको लॉग का आंसर आएगा. अब एक चीज और याद रखना, लॉग 22 का आंसर 1 पॉइंट आता है, लॉग 232 का आंसर 2 पॉइंट आता है. तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसके बाद में जो भी रहता है इसको हम बोलते हैं मैंटिसा. क्या बोलते हैं इसको? मैंटिसा. तो लॉग के डेसिमल के पहले के नंबर को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पॉइंट के बाद को. और कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा n-1 होता है, n-1. जैसे अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसका आंसर 2 पॉइंट आएगा, 4 डिजिट का नंबर है तो 3 पॉइंट, 6 डिजिट का नंबर है तो 5 पॉइंट. क्लियर? यस सर. ये हो गया रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग का रिवीजन. अब आओ इक्वेशन. इक्वेशन चैप्टर में 3 पार्ट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है. लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होता है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल. क्वाड्रेटिक में 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. क्यूबिक में एक मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन. कोई भी इक्वेशन क्या होता है सर? जिस स्टेटमेंट का LHS इक्वल टू RHS होगा और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, ऐसे हमको इक्वेशन बोलते हैं. जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. जिसका डिग्री 2 होता है उससे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जिसका डिग्री 3 होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल का होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0. 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. एक वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0. 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वाड्रेटिक. ध्यान से समझना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अगर इसमें b का वैल्यू 0 है तो इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक. अगर b का वैल्यू 0 नहीं है तो इसको बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक. इफ b इज 0 देन प्योर क्वाड्रेटिक, इफ b इज नॉट 0 देन अफेक्टिव क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. एक्स इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसे हम बोलते हैं बच्चा लोग नेचर ऑफ रूट्स. उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसके हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स निकलता है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर डेल्टा 0 से बड़ा बट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल. अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल. और डेल्टा 0 से भी छोटा तो बोलते हैं इमेजिनरी. 0 के इक्वल तो रियल एंड इक्वल. 0 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर तो रियल, अनइक्वल, रैशनल. अगर 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल. और 0 से छोटा तो इमेजिनरी. सर क्वेश्चन ने खाली रियल बोला तो साइन डालने का ग्रेटर देन इक्वल टू का, साइन डालने का ग्रेटर देन इक्वल टू का. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14. अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट होता है p माइनस रूट क्यू. अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा होता है p माइनस आई क्यू. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. वापस अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू. अगर एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू. सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. नेक्स्ट
कोई अगर दो रूट्स है, अगर सपोज दो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट हमेशा वन होता है। प्रोडक्ट वन है तो ए सी के बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर। अगर दो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो प्रोडक्ट हमेशा वन, प्रोडक्ट वन तो ए सी के बराबर। अगर दो रूट्स का साइन अपोजिट है बट वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है, तो उसका सम ऑफ रूट जीरो। सम ऑफ रूट जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने ए बी सी जो कोएफिशिएंट है उसको ऐड किया और जीरो और वन और जीरो आया और क्या है आपको? जीरो, तो एक आंसर पक्का वन है, दूसरा आंसर सी बाय है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए और सी को ऐड किया और बी से माइनस किया और फिर जीरो आया तो एक आंसर माइनस वन, दूसरा आंसर माइनस सी बाय, दूसरा आंसर माइनस सी बाय। नेक्स्ट, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है और नया रूट्स आपको वन बाय अल्फा वन बाय बीटा चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो सिर्फ क्या करना है आपको? जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू होगा उसको सी से रिप्लेस करो, जो सी का वैल्यू होगा उसको ए से रिप्लेस करो। नाउ ये चार फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है बच्चा लोग अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस आर 14 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। अगर एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा पी माइनस रूट क्यू। अगर एक पी प्लस आई क्यू है तो दूसरा पी माइनस आई क्यू। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अगर दो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो प्रोडक्ट वन ए एक्स सी के बराबर। दो रूट्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन तो सम ऑफ रूट जीरो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी कोएफिशिएंट्स को ऐड किया और जीरो आया तो एक आंसर वन, दूसरा आंसर सी बाय है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए और सी को ऐड किया और बी से माइनस किया फिर जीरो आया तो एक आंसर माइनस वन, दूसरा आंसर माइनस सी बाय है। अगर एक ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वन बाय अल्फा वन बाय बीटा है, तो रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ ए बाय सी। व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा सेकंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। नाउ क्यूबिक, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। ये तीनों रूट्स या तो रियल हो सकते हैं या तो कोई एक तो पक्का रियल होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। व्हाट इज फॉर्मूला? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा गामा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। और अगर दो रूट्स को आपने साथ में लिया मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर साथ में लिया तो उसका आंसर है सी बाय। वापस, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? माइनस बी बाय ए। व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? माइनस डी बाय ए। व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा? सी बाय ए। क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए ट्रायल बेसिस पे कोई भी एक नंबर डालने का, अगर उससे आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो उस फैक्टर को यूज करके बाकी का फैक्टर्स ढूंढने के लिए सिंथेटिक डिवीजन करने का। कौन सा डिवीजन करने का? सिंथेटिक डिवीजन। उधर से आपको बाकी का फैक्टर्स आ जाएगा। ये मैंने वीडियो में सिखाया भी है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। क्लियर? सो दिस वाज इक्वेशन चैप्टर का पॉइंट सेक्शन। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे जो है लीनियर इनइक्वालिटीज। कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले थोड़ा इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर का साइन आ जाए, लेस का साइन आ जाए,
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए या लेस देन इक्वल टू का, तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है इन इक्वेशन। हमारे सिलेबस में दो ही टाइप का इन इक्वेशन है, एक है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, एक है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। एक का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, एक का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। नेक्स्ट इज इंटरवल। चार तरीके के इंटरवल होते हैं। अगर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल का सिंबल। अगर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल बोलते हैं इसको? क्लोज इंटरवल। अगर लेफ्ट की तरफ क्लोज्ड है तो इसको बोलते हैं सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल। अगर राइट की तरफ क्लोज्ड है तो इसको बोलते हैं सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल। इसमें हम लेफ्ट वाले वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम राइट वाले वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, ओपन का मतलब हमारे इस चैप्टर का ओपन का मतलब इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब हर तरफ से खुला, और क्लोज्ड का मतलब होता है बाउंडेड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड। ओपन मतलब अनबाउंडेड, क्लोज्ड मतलब बाउंडेड। अभी जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हो तो दो पॉइंट्स का खास आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव नंबर से करते हो तो आपके इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज। जैसे मुझे इधर x का वैल्यू चाहिए तो मैं डिवाइड -3 से करूंगा, तो अगर मैं डिवाइड -3 से करूंगा तो मेरा ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। सेकेंड, अगर मॉड्यूलस का सम है तो मॉड्यूलस के सम को करने का बेस्ट तरीका इज आप अपने मॉड के साइन को हटा दो और जो वेरिएबल है उसको बीच में लिखो। इसका जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो आगे की तरफ लिखो, जो नेगेटिव वैल्यू रहेगा वो पीछे की तरफ लिखो, और जो इन इक्वेशन का साइन है वो लिख दो। अगर सपोज मॉड के साथ नंबर भी है, मॉड के साथ नंबर भी है, तो उस केस में ये देखने का, अगर ये पॉजिटिव तो सेम साइन रखो, अगर ये नेगेटिव तो साइन अपोजिट कर दो। मतलब अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखा तो इसका साइन आपको सेम रखना है, अगर मैंने इसको नेगेटिव रखा तो इसका साइन आपको चेंज कर देना है। क्लियर? वापस ध्यान से समझो। अगर तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया, इन इक्वेशन का साइन गेट्स चेंज। मॉड्यूलस के सम में खाली वेरिएबल है तो वेरिएबल को बीच में लिख, पॉजिटिव वैल्यू आगे लिख, नेगेटिव वैल्यू पीछे लिख, और जो इन इक्वेशन का साइन है वो लिख दे। अगर मॉड के साथ नंबर भी है तो नंबर पॉजिटिव अगर रखा तो साइन सेम रख, अगर नंबर नेगेटिव रखा तो साइन को चेंज कर दे। नेक्स्ट, अगर दो वेरिएबल का क्वेश्चन है तो बेसिकली ग्राफ आता है। अब ग्राफ के लिए क्या याद रखना है वो समझो। अगर आपके इन इक्वेशन का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन? नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर। अगर आपके इन इक्वेशन का साइन लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू मीन्स ओरिजिन साइड, ओरिजिन के तरफ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो आप अपवर्ड मार्किंग करते हो, अगर लेस देन इक्वल टू तो आप डाउनवर्ड मार्किंग करते हो, नीचे की तरफ। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ऊपर की तरफ, लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे की तरफ। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड, लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन साइड। अगर आपका एक क्वेश्चन इज ऑफ x इक्वल टू का फॉर्म, तो x इक्वल टू मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू फॉर्म है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x इक्वल टू तो लाइन पैरेलल टू y, अगर y इक्वल टू तो लाइन पैरेलल टू x। अगर आपको चेक करना आपका लाइन ओरिजिन से पास होता है नहीं होता है, तो वैसे इन इक्वेशन में 1,0 डालने का, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो ओरिजिन साइड, नहीं कर जाए तो नॉन ओरिजिन साइड। नेक्स्ट, कोई भी लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं पे मीट होता है। जिस रीजन में वो मीट होता है उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं उसको? फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं उसको? फिजिबल रीजन। अब ये एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना, फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है, मतलब हर तरफ से कवर्ड भी हो सकता है। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है, हर तरफ से ओपन भी हो सकता है। बट हमेशा जो वो सेट फॉर्म करता है वो सेट कॉन्वेक्स सेट होता है। कौन सा सेट होता है? कॉन्वेक्स सेट। वापस, जो भी रीजन में वो मीट होगा उसे कौन सा रीजन बोलेंगे? फिजिबल रीजन। आपका फिजिबल रीजन अंदर की तरफ भी आ सकता है, बाहर की तरफ भी। अगर अंदर की तरफ आया तो बाउंडेड, बाहर की तरफ आया तो अनबाउंडेड। बाउंडेड हो या अनबाउंडेड, बट हमेशा वो सेट जो फॉर्म करते हैं वो कौन सा सेट होता है? कॉन्वेक्स सेट। कौन सा सेट? कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट इसमें था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। एलपीपी मतलब होता है बिजनेस के लिए प्लानिंग करना। बिजनेस के लिए प्लानिंग करना इस तरह से ताकि मैं मेरा ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाऊँ हमारे लिमिटेशंस को देख के, हमारे लिमिटेशंस को देख के। जो भी वेरिएबल्स हम एलपीपी के अंदर डालते हैं या इन्वॉल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। कौन सा वेरिएबल बोलते हैं उसको? डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्वेश्चन या तो मिनिमाइज का हो सकता है या तो मैक्सिमाइज का। तो अगर आपको प्रॉफिट बोला है तो मैक्सिमाइज करने का, अगर आपको कॉस्ट बोला है तो मिनिमाइज करने का। नेक्स्ट,
कंस्ट्रेंट जो होता है वो बिजनेस के लिमिटेशंस होता है. बिजनेस के लिमिटेशन दो ही तरीके से हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी. ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है एटलीस्ट. क्या होता है इसका मतलब? एटलीस्ट, या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट, या फिर कौन सा रिक्वायरमेंट? मिनिमम रिक्वायरमेंट. लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है एटमोस्ट या फिर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी. बच्चे लोग याद रखना, अगर टाइम का क्वेश्चन है तो लेस देन इक्वल टू आता है. अगर डाइट वगैरह का क्वेश्चन है जहाँ पे बोला मिनिमम इतना कंज्यूम करने का, तो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आता है. ये था पूरा इन इक्वेशंस का पॉइंट सेक्शन. आई होप आपको ये समझा देगा. अब आ जाओ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बहुत अच्छे से इसमें शॉर्टकट्स वगैरह सब आपको याद करना है, प्रॉपर अच्छे से समझ जाओ. सबसे पहला पॉइंट, आज का पैसा ज़्यादा वैल्यूएबल होता है फ्यूचर के कंपैरिजन में. उसके पीछे 4 मेजर रीजंस होते हैं. पहला रीजन रिस्क फैक्टर, दूसरा रीजन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा इन्फ्लेशन और चौथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. रिस्क फैक्टर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन्फ्लेशन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इंटरेस्ट दो टाइप की होती है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. जब प्रिंसिपल हर साल कांस्टेंट रहता है तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. जब प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं, नए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज पी इंटू आर इंटू टी. अमाउंट का फॉर्मूला इज दो, एक पी प्लस एस आई, एक ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. पहला एस आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, अमाउंट का फॉर्मूला पी प्लस एस आई, और एक अमाउंट का फॉर्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी. जहाँ पे पी का मतलब प्रिंसिपल है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी का मतलब टेन्योर है, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, ए का मतलब अमाउंट है. नेक्स्ट, अगर 1 रुपया कितने साल में डबल हुआ आपको बोला है तो शॉर्टकट इज एन इज इक्वल टू 100 बाय आर ईयर्स. एन इक्वल टू 100 बाय आर ईयर्स. अगर 1 रुपया ट्रिपल कितने साल में पूछा तो शॉर्टकट इज एन इज इक्वल टू 200 बाय आर ईयर्स. एन इक्वल टू 200 बाय आर ईयर्स. अगर आपको इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढना है, आपको ये पता है कि A1 हो जाता है T1 ईयर्स में, A2 हो जाता है T2 ईयर्स में, तो इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला इज A1 T2 माइनस A2 T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1. A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1. अगर एक पैसा n टाइम्स हो जाता है T ईयर्स में, वो m टाइम्स कितने साल में होगा अगर फाइंड करना है, तो अभी जितना टाइम चाहिए उससे 1 माइनस करो, पहले जितना टाइम था उससे 1 माइनस करो और इसको t से मल्टीप्लाई कर दो. m माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी ईयर्स. 1 रुपया डबल 100 बाय आर, 1 रुपया ट्रिपल 200 बाय आर. सो सर 1 रुपया 4 टाइम 300 बाय आर, 1 रुपया 5 टाइम 400 बाय आर. अगर इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढना है, A1 T1 A2 T2 पता है, व्हाट इज इनिशियल प्रिंसिपल का फॉर्मूला? A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1. अगर एक पैसा m टाइम्स t ईयर्स, n टाइम्स कितने साल में, तो अभी जितना टाइम उसमें से 1 माइनस, पहले जितना टाइम उसमें से 1 माइनस और इंटू टी करो. नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का दो ही फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. अमाउंट का भी एक ही फॉर्मूला, p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n. p का मतलब प्रिंसिपल, ए का मतलब अमाउंट, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, आई का मतलब आपके प्लान के हिसाब से रेट, एन का मतलब टोटल कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिला. कंपाउंड इंटरेस्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एम. एम मतलब आपको पूरे साल भर में कितनी बार इंटरेस्ट मिला, इसे हम कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं. साल में 1 बार इंटरेस्ट मिला तो एनुअली, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला तो सेमी एनुअली, साल में 4 बार इंटरेस्ट मिला तो क्वार्टरली, साल में 12 बार इंटरेस्ट मिला तो मंथली, डेली इंटरेस्ट मिला तो 365 टाइम्स. याद रखो, M1 तो मंथली एनुअली, M2 सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, M4 तो क्वार्टरली, M12 तो मंथली, M365 तो डेली. अगर ईयरली है, एनुअली है, तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 100, एन का फॉर्मूला T इंटू 1. अगर सेमी एनुअली है तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 200, एन का फॉर्मूला T इंटू 2. अगर क्वार्टरली है तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 400, एन का फॉर्मूला T इंटू 4. अगर मंथली है तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 1200, एन का फॉर्मूला T इंटू 12. डेली में हम ऐसा कुछ करते हैं नहीं है. नेक्स्ट, इसके भी शॉर्टकट्स याद रखो. 1 रुपया कितने साल में डबल हुआ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोला है तो फॉर्मूला इज एन इज इक्वल टू 69 बाय आर प्लस 0.35 ईयर्स. एन इज इक्वल टू 69 बाय आर प्लस 0.35 ईयर्स. क्लियर? इससे जो भी आंसर आता है वो ईयर्स में आता है. अगर ऑप्शन मंथ में दिया है तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, नियरेस्ट मंथ आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, अगर 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल हुआ आपको पूछा है तो फॉर्मूला इज एन इज इक्वल टू 111.444 बाय आर प्लस 0.35 ईयर्स. एन इज इक्वल टू 111.444 अपॉन आर प्लस 0.35 ईयर्स.
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है सिंपल कंपाउंड का, 2 साल का डिफरेंस दिया है सिंपल कंपाउंड का, इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढना है, तो इनिशियल प्रिंसिपल का फॉर्मूला इज डी इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर, डी इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर। अगर 3 साल का डिफरेंस दिया सिंपल कंपाउंड का, तो इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला इज डी इंटू 100³ अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस 300, डी इंटू 100³ अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस 300। अगर 1 रुपया कितने साल में डबल हुआ, 69 बाय आर प्लस 0.35। 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल हुआ, 111.444 अपॉन आर प्लस 0.35। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है तो इनिशियल प्रिंसिपल का फॉर्मूला डी इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर, 3 साल का दिया है तो डी इंटू 100³ अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस 300। बराबर है, ये सब समझ गया आई होप। अगर सर उससे ज़्यादा साल का है तो तू ये टेक्निक अप्लाई कर दे। पी ढूंढने के लिए 1 + i⁻n माइनस डी एन कर सकता है, ऐसा भी फॉर्मूला या तो मैंने नॉर्मल तरीके से आपको सिखाया, आप वैसे पढ़ लेना। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पूरे साल भर में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है तो वैसे को बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट साल में एक से ज़्यादा बार इंटरेस्ट मिला तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट आता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट में हमने कुछ शॉर्टकट्स पढ़ा था। अगर हाफ ईयरली है तो इफेक्टिव रेट निकालने का शॉर्टकट इज r/200 + 1 × 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू r/200 + 1 × 100 इक्वल टू बटन 2 टाइम्स -100 इक्वल टू। अगर क्वार्टरली है तो फॉर्मूला इज r/400 + 1 × 100 इक्वल टू की बटन 4 बार -100 इक्वल टू। अगर मंथली है तो r/1200 + 1 × 100 इक्वल टू का बटन 4 बार -100 इक्वल टू। मंथली हाफ ईयरली r/200 + 1 × 100 इक्वल टू बटन 2 टाइम -100। अगर क्वार्टरली है तो r/400 + 1 × 100 इक्वल टू का बटन 4 बार -100 इक्वल टू। मंथली है तो r/1200 + 1 × 100 इक्वल टू का बटन 12 बार -100 इक्वल टू। इफेक्टिव रेट का अगर आपको फॉर्मूला कभी फॉर्मूला पूछा इफेक्टिव रेट का तो बच्चे लोग ये याद रखना, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 + i⁻n-1, 1 + i⁻n-1 ये फॉर्मूला होता है। और याद रखना एक और पॉइंट, इफेक्टिव रेट को प्रिंसिपल से फर्क पड़ता नहीं है, प्रिंसिपल से इसको फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बस 2 पॉइंट आप याद रखना। अगर डेप्रिसिएशन में आपको स्क्रैप वैल्यू मांगा है, कौन सा वैल्यू मांगा है? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू निकालने का शॉर्टकट इज 1 - r% × v इक्वल टू बटन जितना मशीन का यूजफुल लाइफ, 1 - r% × v इक्वल टू बटन उतनी बार जितना मशीन का यूजफुल लाइफ, तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। जैसे 10 साल मशीन की लाइफ है, आपको बोला है बताओ मशीन का स्क्रैप वैल्यू, तो इक्वल टू बटन 10 बार दबाने का। बोला अगर मशीन का वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर फाइंड करो तो इक्वल टू बटन 8 बार दबाने का। मशीन का वैल्यू बिगनिंग ऑफ 9th ईयर पे बताओ तो भी इक्वल टू बटन 8 बार ही। बिगनिंग ऑफ 9th ईयर मतलब एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो ये कब यूज करोगे? जब स्क्रैप वैल्यू पूछा है। जब मशीन का प्रेजेंट वैल्यू ऐसे सब टर्म्स में बात किया तो आपको फॉर्मूला यूज करना है PV = V ब्रैकेट 1 - r%⁻n। क्या यूज करोगे फॉर्मूला? PV = V 1 - r%⁻n। इसमें जो PV है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट। इन सिंपल भाषा स्क्रैप वैल्यू होता है। V का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट। व्हाट इज V का मतलब? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट। आर क्या होता है सर? आर इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आर क्या होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और एन क्या होता है सर? एन होता है टेन्योर मशीन का जो टेन्योर है उसको एन बुलाने का। क्लियर? सो स्क्रैप वैल्यू का शॉर्टकट 1 - r% × v इक्वल टू बटन जितना उसका यूजफुल लाइफ। ठीक, क्लियर? अगर मशीन का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में ऐसा बात किया है तो फॉर्मूला इज PV = V ब्रैकेट 1 - r%⁻n। ये तब ज़्यादातर यूज़ करना जब आपको मशीन की लाइफ पूछी है। अगर मशीन का लाइफ पूछा है कि मशीन कितने साल चलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। जब स्क्रैप वैल्यू पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एन्युटी का टाइप। अगर बच्चा लोग पूरे लाइफ टाइम में आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया या एक ही बार विड्रॉवल किया तो ऐसे सम को रिलेशन से फॉलो करेंगे। लाइफ में सिर्फ एक बार किया इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल तो उस टाइम पे रिलेशन काम आता है। रिलेशन का फॉर्मूला होता है A = P ब्रैकेट 1 + i⁻n। A = P ब्रैकेट 1 + i⁻n। A के 3 नाम होते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू,
फ्यूचर वैल्यू सम ड्यू, क्या क्या बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सम ड्यू। पी के भी 3 नाम होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, कैश वैल्यू या प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू, कैश वैल्यू या प्रिंसिपल। एक ही फॉर्मूला याद रखो, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। ए का मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू, सम ड्यू, फ्यूचर वैल्यू। पी का भी 3 नाम, प्रिंसिपल, कैश वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। अगर आपको बोला आज का वैल्यू बताओ तो पी ढूंढने का, 3 साल के बाद का वैल्यू ढूंढ बताओ तो ए ढूंढने का। क्लियर। बट ये कब यूज करोगे, जब लाइफ टाइम में एक ही बार विड्रॉल या डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट इज एन्युटी। सर एन्युटी के लिए कीवर्ड्स, जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रखते हो तो उसको बोलते हैं एन्युटी। व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी एन्युटी। सर एन्युटी में पेमेंट्स कब कब हो सकता है, एन्युटी में पेमेंट एंड में भी हो सकता है, बिगनिंग में भी। अगर एंड में हुआ तो उसका नाम इज ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर। अगर पेमेंट्स बिगनिंग में हुआ तो इसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी या annuity due, immediate annuity या annuity due. So if payment is made at the end तो ordinary annuity या annuity regular, if payment is made at the beginning तो immediate annuity या annuity due. Next, एन्युटी 2 टाइप के वैल्यूज के लिए निकलते हैं, आज के वैल्यू के लिए भी और कल के वैल्यू के लिए भी। आज के वैल्यू के लिए तो प्रेजेंट वैल्यू, कल के लिए वैल्यू के लिए मतलब फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का बेस्ट एग्जांपल इज बैंक लोन, फ्यूचर वैल्यू का बेस्ट एग्जांपल इज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स या फिर बेटी की शादी। ऐसे सारे एग्जांपल्स फ्यूचर वैल्यू के होते हैं। फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स याद रखो। जो आपको टोटल पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो ए से डिनोट होता है। आप जो हर साल या हर महीने या हर 6 महीने पे या हर क्वार्टरली जो आप पैसा डालते हो या हर महीने जो आप पैसा डालते हो, इसे हम सी बुलाते हैं, इसको एनुअल पेमेंट्स बोलते हैं। पूरे साल के रेट को आर, तुम्हारे प्लान के रेट को आई, जितने साल के लिए पैसा रखा उसको टी, उसमें टोटल जितनी बार इंटरेस्ट मिला उसको एन। सर वापस, टोटल पैसे को ए, जितना आपने हर बार इन्वेस्टमेंट किया उसको सी, पूरे साल के रेट को आर, प्लान के रेट को आई, जितने साल के लिए पैसा रखा उसको टी, टोटल जितनी बार इंटरेस्ट मिला उसमें उसको एन। क्लियर। यस सर। नाउ देयर आर 4 फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब FVA। FVA का फॉर्मूला बच्चा लोग होता है C बाई आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, C अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, C बाई आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। सेकेंड होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट या एन्युटी ड्यू, जिसको हम FVA डैश बोलते हैं। FVA डैश का आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला C 1 प्लस आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, या बेस्ट फॉर्मूला फॉर रिमेंबरिंग दिस इज FVA का आंसर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करने का। जो FVA का आंसर आएगा उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर FVA डैश हो जाएगा। वापस सर, FVA का फॉर्मूला C अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, FVA डैश का फॉर्मूला FVA इंटू 1 प्लस आई। नेक्स्ट है सर PVA। PVA मतलब फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, उसका फॉर्मूला होता है C अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, C अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। और PVA डैश का पूछा तो PVA इंटू 1 प्लस आई। PVA के आंसर को अगर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हो PV डैश हो जाता है। क्लियर है फॉर्मूलाज? हाँ सर। नेक्स्ट, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं समझा या क्वेश्चन में किधर भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है पेमेंट बिगिनिंग में हुआ है कि एंड में, तो वैसे क्वेश्चन को मानने का कि पेमेंट एंड में हुआ है मतलब वो क्वेश्चन ऑर्डिनरी एन्युटी के, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर के। क्लियर? यस सर। 2 इंपॉर्टेंट टाइप है, सिंकिंग फंड और बैंक लोन। सिंकिंग फंड मतलब जो हम फ्यूचर पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप डिपॉजिट एक ही बार करोगे तो उस वक्त आपको रिलेशन यूज़ करना है। अगर आप डिपॉजिट बार बार करोगे तो उस वक्त आपको FVA यूज़ करना है। या वापस याद रखना, सिंकिंग फंड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार ही करूँ तो उस टाइम पे यू शुड यूज रिलेशन, दैट इज A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। अगर मैं डिपॉजिट बार बार करूँ तो उस टाइम पे यूज FVA, जिसका फॉर्मूला है C अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। ऐसे ही बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपने पूरा रिपेमेंट एक ही बार लमसम में कर दिया, एक ही बार में पैसा दे दिया, तो यू शुड यूज रिलेशन, दैट इज A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। आपको P ढूंढना है। अगर आपने रिपेमेंट बार बार किया मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हो तो उस टाइम पे यूज PVA। PVA का फॉर्मूला सर C अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n।
क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। एप्लीकेशन में टोटल 6 कॉन्सेप्ट है। पहले को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको कोई एसेट फ्यूचर में खरीदना है और वो 2 कंपनी से अवेलेबल है और आपको पता करना है कि कौन सा कंपनी मेरे लिए फेवरेबल है, तो उस कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालने का, इनफ्लो, और इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से कंपेयर करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से कंपेयर करने का। अगर नेट सेविंग्स पॉजिटिव आया, नेट सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव, तो वो कंपनी फेवर में है। अगर नेट सेविंग नेगेटिव आया तो वो कंपनी से नहीं खरीदने का। समझा? सर इनफ्लो के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बच्चा? यही फॉर्मूला, पीवीए इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, यही फॉर्मूला यूज करने का। क्लियर एवरीवन? तो ये पॉइंट याद रखो, इफ द पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो देन द डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्रेजेंट वैल्यू जो इनफ्लो का है वो आउटफ्लो से ज़्यादा है तो मशीन खरीदो, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से कम है तो मशीन मत खरीदो। सेकंड इज लीजिंग। लीजिंग के अंदर 2 पार्टीज होता है, जो अपना असेट यूज़ करने देता है उसको लेसर बोलते हैं और जो उसको यूज़ करता है उसको लेसी बोलते हैं। लेसर और लेसी, इसमें बेसिकली हमको एक असेट का परचेस प्राइस दिया रहता है और उसका रेंटल पेमेंट दिया रहता है। आपको रेंटल पेमेंट का पीवीए निकालना है। क्या निकालना है? रेंटल पेमेंट का पीवीए, जिसका अगर आपने पीवीए निकाला, ये आपके परचेस प्राइस से कम आया, अगर ये परचेस प्राइस से क्या आया, कम आया ये वाला वैल्यू, तो आपको बोलना है लीजिंग प्रेफरेबल है। अगर परचेस प्राइस से ज़्यादा आया पीवीए तो आपको परचेस कर देना है, मतलब आप कैश में खरीद लो। समझा गया? वापस सर, 2 पार्टीज होती है, लेसर लेसी। लेसर वो है जो अपना सेट यूज़ करने देता है, लेसी वो है जो उसको यूज़ करता है और बदले में पैसा देता है। आपको क्वेश्चन में परचेस प्राइस दिया रहेगा और आपको रेंटल पेमेंट दिया रहेगा। रेंटल पेमेंट का क्या निकालोगे? पीवीए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। अगर जो रेंटल पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो परचेस प्राइस से कम है तो लीजिंग पे जा, अगर वो परचेस प्राइस से ज़्यादा है तो परचेस कर ले। समझ गया? मतलब लीजिंग इज नॉट प्रेफरेबल। थर्ड इज परपेचुटी। परपेचुटी भी एक तरीके का एन्युटी ही होता है, बट इसमें आपको लाइफ मेंशन नहीं किया रहता है। अगर आप एंडलेस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो उस केस को बोलते हैं परपेचुटी। परपेचुटी का फॉर्मूला होता है पीवीए इज इक्वल टू सी अपॉन आई। पीवीए इज इक्वल टू सी अपॉन आई। बच्चा मेरा क्वेश्चन सही से पढ़ना। अगर तुझे बोलेगा हर बार कितना डिपॉजिट करना चाहिए टू गेट दिस मच अमाउंट एट द एंड ऑफ द लाइफ, तो उस केस में आपको ये ढूंढने बोला है, ये दिया है। अगर क्वेश्चन ने बोला मैं हर साल इतना डालता हूँ, मुझे बताओ परपेचुटी कितना होगा, तो आपको ढूंढना पीवीए है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करने टाइम पे ध्यान क्या रखना, ये और ये दोनों सेम टर्म में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने मंथली दिया है और ये ईयरली दिया है तो मेरा भाई इसको भी तू ईयरली बना या फिर इसको तो मंथली बना, दोनों में से एक काम कर, दोनों का पैटर्न शुड बी सेम। अगर मेरा सी मंथली है तो ट्राई टू मेक आई ऑल्सो मंथली, या तो सी को ईयरली बनाओ और आई को ईयरली रखो तो भी चलेगा, तो दोनों का पैटर्न शुड बी सेम। एक होता है ग्रोइंग परपेचुटी। व्हाट इज ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब, अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका पैसा हर साल 5% से फॉरएवर ग्रो होएगा तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी का सिर्फ फॉर्मूला में चेंजेस क्या यहाँ पे हो जाता है, सी अपॉन आई माइनस जी, सी अपॉन आई माइनस जी। खाली परपेचुटी बोला तो सी बाय आई, ग्रोइंग परपेचुटी बोला तो सी अपॉन आई माइनस जी। नेक्स्ट, बॉन्ड। बॉन्ड एक तरीके का डेट सिक्योरिटी है, मतलब एक तरीके का कर्जा है जिसके रीपेमेंट पे हमें 2 चीज़ मिलता है। एक है प्रिंसिपल जो हमारा पैसा है उसका मैच्योरिटी वैल्यू, और एक हमें मिलता है इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू। सो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ मैच्योरिटी। पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ मैच्योरिटी। क्या क्या चीज़ याद रखोगे, ध्यान से समझना। जब आप इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो आपको PVAI यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, PVAI। और जब आप मैच्योरिटी का यूज़ करते हो तो आपको रिलेशन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है आपको, रिलेशन। क्या यूज़ करना है आपको, रिलेशन। ठीक है, और क्या याद रखोगे, जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो देखो आप खरीद रहे किस पे हो। अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है, आपने 10% प्रीमियम पे खरीदा तो व्हाट इज परचेस प्राइस 1100। अगर 1000 रुपये का बॉन्ड पार पे खरीदा तो व्हाट इज परचेस प्राइस 1000। मैच्योरिटी के टाइम पे भी देखो क्या हो रहा है, मैच्योरिटी के टाइम पे अगर बोला एट अ प्रीमियम तो 1000 का चीज़ अगर 10% प्रीमियम पे मैच्योर है तो मैच्योर पे 1100 मिलेगा। अगर 1000 का चीज़ पार पे ही है तो मैच्योरिटी टाइम पे 1000 ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ का इफेक्ट देने का क्लियर है। जो इंटरेस्ट का रेट दिया रहता है उससे आपको इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम पीवीए में यूज़ करते हैं। किधर यूज़ करते हैं, पीवीए। जैसे बोला है
10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, बट आपका रिक्वायर्ड रेट सपोज 12% है। कितना है आपका रेट 12%। तो जब आप पीवीए निकालोगे इंटरेस्ट का तो डिवाइड बाय 0.12 करना, क्योंकि आपका रेट क्या है 12। बट जब आप इंटरेस्ट पर ईयर निकालोगे तो इंटू 0.1 करना, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है। बात समझा? हाँ सर। तो वापस बच्चा लोग बोलो क्या करोगे? सर बॉन्ड के लिए आपने बोला एक डेट सिक्योरिटी होता है जिसमें दो चीज़ क्या मिलती है, पीवी ऑफ इंटरेस्ट, पीवी ऑफ मैच्योरिटी। पीवी ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे सर आपने बोला पीवीए यूज़ करो, इंटरेस्ट का मैच्योरिटी के टाइम पे रिलेशन यूज़ करो, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + i⁻n। सर आपने ये भी बोला कि ये देखो क्वेश्चन पढ़ के कि बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हो रहा है कि पार पे है तो उसका परचेस प्राइस सेम रहेगा, प्रीमियम पे तो बढ़ जाएगा। मैच्योरिटी के टाइम पे भी सर आपने बोला देखो पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे, पार पे है तो उतना ही रहेगा, मैच्योरिटी के टाइम पे रहेगा तो बढ़ जाएगा। जो इंटरेस्ट का रेट होता है उससे सर आपने बोला इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। जो आपका रिक्वायर्ड रेट होता है उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चा लोग? पीवीए में यूज़ करेंगे। हाँ सर अच्छे से समझ गया, क्योंकि मुझे भरोसा है इस पे से क्वेश्चन एक आएगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। दो तरीके के रेट होते हैं, एक को बोलते हैं एनआरआर, एक को बोलते हैं आरआरआर। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, इन्फ्लेशन को इग्नोर किया तो उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया तो उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। इफ इन्फ्लेशन इज इग्नोर्ड देन नॉमिनल रेट, इफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड देन रियल रेट। व्हाट इज नॉमिनल रेट का फॉर्मूला? आज का वैल्यू माइनस पहले का वैल्यू अपॉन पहले का वैल्यू इंटू 100। ऐसे याद रखो, आज का वैल्यू माइनस पहले का वैल्यू अपॉन पहले का वैल्यू इंटू 100। व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न? 1 + NRR अपॉन 1 + IR - 1। सर IR मतलब इन्फ्लेशन का रेट, 1 में नॉमिनल रेट ऐड करो, डिवाइड बाय 1 में इन्फ्लेशन का रेट ऐड करो, -1 करो और इंटू 100 करो। क्लियर हो गया? यस सर। जब कंपनी का हम मल्टीपल ईयर्स का ग्रोथ देखते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसे मॉडल को बोला जाता है CAGR मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? CAGR मॉडल। CAGR मॉडल का फॉर्मूला याद रखो बच्चे लोग, वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगनिंग, द होल रेज टू 1 अपॉन एंड ईयर माइनस बिगनिंग ईयर। ये पूरा सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100, वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगनिंग, द होल रेज टू 1 अपॉन एंड ईयर माइनस बिगनिंग ईयर। उसका जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100। ठीक है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 2017 को एंड मानो, 2013 को, जैसे इस ये एग्जाम्पल है इसको बिगनिंग। अगर क्वेश्चन बोल रहा है 2016 को 2014 से कंपेयर करने, तो 2016 को एंड मानने का, 2014 को बिगनिंग मानने का, ऊपर करने का 1/2016 - 2014। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, याद रखना। सर यहाँ पे डर्टी बार आता है। हाँ सर यहाँ पे डर्टी बार आता है, हमेशा डर्टी बार रहेगा। तो डर्टी बार का स्टेप्स क्या है बच्चे लोग? सर डर्टी बार का स्टेप बहुत सिंपल है। आपने बोला है रूट का बटन 12 बार दबाने का। रूट का बटन कितना टाइम? 12 टाइम्स। फिर करने का -1 इक्वल टू, अगर पावर सपोज 1/3 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, फिर करने का +1 इक्वल टू, और फिर इनटू इक्वल टू का बटन सीक्वेंस में 12 बार दबाने का। इस तरीके से आपको कोई भी, जैसे आपको 27⁻⁴ निकालना है तो 27 टाइप करके रूट का बटन 12 बार दबाओ, फिर -1 इक्वल टू करो, फिर इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, इन सिंपल भाषा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू करो, जो भी आंसर आएगा +1 इक्वल टू करो, और इंटू इक्वल टू का बटन 12 बार सीक्वेंस में प्रेस करो तो आपको इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। सो दिस वाज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पॉइंट सेक्शन। अब हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीक्वेंस में 4 कीवर्ड्स है। सीक्वेंस में कलेक्शन ऑफ नंबर होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, नंबर्स जो है वो सक्सेशन में ऑब्टेन होना चाहिए, और कुछ रूल फॉलो करना चाहिए। प्रोग्रेशन वो होता है, पहले तो प्रोग्रेशन होने के लिए सीक्वेंस होना चाहिए एंड उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। तो 3 तरीके का पैटर्न नंबर में हो सकता है, या तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है, या तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है, या तो उसका रेशियो कांस्टेंट हो सकता है, या तो वो रेसिप्रोकल ऑफ एपी हो सकता है। जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है वो एपी होता है, जिसका रेशियो कांस्टेंट होता है वो जीपी होता है, और जो रेसिप्रोकल होता है वो एचपी होता है। नेक्स्ट एपी। क्या होता है एपी सर? जब डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है तो ऐसे चीज़ों को एपी बोला जाता है। नेक्स्ट, कोई भी एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो ए से डिनोट होता है, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है, और लास्ट टर्म टीएन से डिनोट होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला इज टीएन माइनस टीएन माइनस 1, टीएन माइनस टीएन माइनस 1। एक एपी का सीक्वेंस दिखता कैसे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
Tn का आपको फॉर्मूला याद रखना है। Tn का फॉर्मूला इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज Tn का फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T5 बोला है तो a प्लस फोर डी, T9 बोला है तो a प्लस एट डी। नेक्स्ट एक एपी के साथ क्या क्या कर सकते हैं? एपी में तुम एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में एपी एपी रहता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डी बदलता नहीं है, कॉमन डिफरेंस अभी भी सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन में नया कॉमन डिफरेंस हो जाता है के इंटू डी। डिवीजन में नया कॉमन डिफरेंस हो जाता है डी अपॉन के, डी अपॉन के। एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉमन डिफरेंस स्टिल रिमेन सेम। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉमन डिफरेंस गेट चेंजेस। मल्टीप्लिकेशन में नया कॉमन डिफरेंस इज के इंटू डी, डिवीजन में नया कॉमन डिफरेंस इज डी बाई के। नेक्स्ट एस एन का दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इज एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला इज एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला इज एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला इज एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का आपको पता है, पहला एन इवन मतलब स्टार्टिंग नंबर अगर टू से है और आपको ये पता है कि स्टार्टिंग टू वाला नंबर्स है और आगे सारे इवन नेचुरल नंबर्स है, तो उसका सम ढूंढने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस वन। वैसे ही पहला ऑड नेचुरल नंबर, उसका डायरेक्ट आपको सम ढूंढना है तो एस एन का फॉर्मूला इज एन स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं अगर फर्स्ट एन इवन या फर्स्ट एन ऑड आपको पता है। तो वापस व्हाट इज एस एन का फॉर्मूला? एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक फॉर्मूला सर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर है तो एस एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर है तो एस एन का फॉर्मूला एन स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आपको एस एन पता है और आपको टी एन ढूंढना है तो टी एन का फॉर्मूला इज एस एन माइनस वन। व्हाट इज टी एन का फॉर्मूला? एस एन माइनस वन। जैसे टी फोर ढूंढना है तो टी फोर का फॉर्मूला बनेगा एस फोर माइनस एस थ्री। कोई भी एपी का तीन टर्म्स होता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। चार टर्म्स होता है ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। फाइव टर्म्स होता है ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। वापस व्हाट इज थ्री टर्म्स इन एपी? ए माइनस डी, ए प्लस डी। व्हाट इज फोर टर्म्स इन एपी? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। व्हाट इज फाइव टर्म्स इन एपी? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। नेक्स्ट इज शॉर्ट ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स आपको याद मैंने करवाया था। अगर m टाइम्स टी एम n टाइम्स टी एन के इक्वल है तो टी एम प्लस एन हमेशा जीरो होता है। अगर टी पी का वैल्यू वन अपॉन क्यू है, टी क्यू का वैल्यू वन अपॉन पी है तो टी पी क्यू वन होता है, एस पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन होता है। अगर सपोज पीथ टर्म का आंसर क्यू है, क्यूएथ टर्म का आंसर पी है और तुम्हें कोई आर्थ टर्म पूछा है तो पहले दो को ऐड करो, जो थर्ड पूछा है उसको माइनस करो। टी थ्री का वैल्यू टू है, टी टू का वैल्यू थ्री है, टी फाइव पूछा है तो पहले दो के आंसर को ऐड कर दो और जो तीसरा टर्म पूछा है उसको माइनस कर दो। अगर एस पी का वैल्यू क्यू है, एस क्यू का वैल्यू पी है तो एस पी प्लस क्यू इज माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। अगर ए बी सी तीन टर्म्स कभी भी एपी में है तो रिजल्ट याद रखना टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। टू टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वापस अगर एम टाइम्स टी एम एन टाइम्स टी एन के इक्वल है तो टी एम प्लस एन जीरो। अगर टी पी का वैल्यू वन अपॉन क्यू, टी क्यू का वैल्यू वन अपॉन पी तो टी पी क्यू हमेशा वन, एस पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन। अगर पीएथ टर्म का आंसर क्यू है, क्यूएथ टर्म का आंसर पी है तो आर्थ टर्म ढूंढने के लिए पहले दो को ऐड, जो थर्ड टर्म पूछा उसको माइनस। अगर एस पी का वैल्यू क्यू है, एस क्यू का वैल्यू पी है तो एस पी प्लस क्यू इज माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। और अगर तीन टर्म्स कभी भी एपी में दिया है ए बी सी तो रिजल्ट याद रखना टू टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नेक्स्ट जीपी। कोई भी सीक्वेंस जीपी का कब होता है? जब उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। जब उसका कॉमन रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। जब रेशियो बिटवीन एवरी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म कांस्टेंट होता है तो वैसे चीज़ों को जीपी बोला जाता है। कॉमन रेशियो ढूंढने का जनरल फॉर्मूला है टी एन प्लस वन डिवाइड बाई टी एन, टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी एन। एक जीपी का जनरल सीक्वेंस दिखता है कैसे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? टी एन का फॉर्मूला इज ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। नेक्स्ट कोई भी जीपी के साथ क्या कर सकते हैं सर? जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जीपी में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? हाँ सर। डिवीजन कर सकते हैं क्या? हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जीपी स्टिल रिमेन्स जीपी एंड कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता। अगर आपने एक जीपी के सीक्वेंस के पावर को के से रेस किया तो भी वो जीपी रहता है। नया कॉमन रेशियो बिकम्स आर रेस टू के। क्या हो जाता है नया कॉमन डिफरेंस? कॉमन रेशियो आर रेस टू के। अगर एक जीपी का सीक्वेंस है, तुमने अगर इसके रेगुलर इंटरवल पे टर्म उठाया तो भी वो क्या रहता है? जीपी।
वापस सर एक जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर। डिवीजन? हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन में कॉमन रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं। डिवीजन में कॉमन रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं। अगर एक जीपी के सीक्वेंस के पावर को के से रेस किया तो नया कॉमन रेशियो आर रेस टू के, इट स्टिल रिमेन्स जीपी। अगर एक जीपी के रेगुलर इंटरवल पे टर्म उठाया तो भी वो क्या रहता है? जीपी। कॉमन रेशियो डज नॉट गेट चेंज। अगर 3 टर्म्स कभी भी जीपी में, याद रखना, अगर 3 टर्म्स जीपी में एबीसी, तो रिजल्ट होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। व्हाट इज रिजल्ट? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर एक जीपी का सीक्वेंस है उसको तुमने लॉग लगाया, क्या लगाया उसको? लॉग, तो वो बन जाता है एपी। अगर एक जीपी का सीक्वेंस है उसको लॉग लगाओ तो वो बन जाता है एपी। नेक्स्ट, एसएन का फॉर्मूला जीपी में जो होता है वो डिपेंड आर पे करता है। किस पे डिपेंड करता है? आर पे। अगर आर का वैल्यू 1 के बराबर है तो उसको बोलने, उसका फॉर्मूला इज एन ए। क्या है उसका फॉर्मूला? एन ए। अगर आर 1 से बड़ा है तो एसएन का फॉर्मूला इज ए इंटू 1 आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वापस, अगर 1 से बड़ा है तो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और अगर 1 से छोटा है तो ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। 1 के बराबर तो एन ए। 1 से बड़ा तो a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 1 से छोटा तो a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो फॉर्मूला प्रॉपर डिसाइड करेगा। सर अगर किसी टर्म में रेशियो दिया ही नहीं है तो भाई, मेरा अगर रेशियो नहीं दिया है तो अजम्पशन यार 1 से बड़ा रख या आर 1 से छोटा, मेरा मानेगा तो 1 से बड़ा अजम्पशन रखना, 1 से बड़ा अजम्पशन। नेक्स्ट इज 3 टर्म्स इन जीपी। 3 टर्म इन जीपी होता है ए बाय आर, ए आर, ए बाय आर, ए आर। 4 टर्म्स होता है ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। व्हाट आर 4 टर्म्स? ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। 5 टर्म्स क्या होता है सर? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। वापस, व्हाट इज 3 टर्म्स इन जीपी? ए बाय आर, ए आर। What is 4 terms in GP? A by R cube, A by R, A R cube. What is 5 terms in GP? A by R square, A by R, ए आर स्क्वायर। 2 शॉर्टकट से अच्छे से याद रखना। अगर एक सीक्वेंस दिख रहा है ए प्लस ए फॉर्म में, ए प्लस ए फॉर्म, तो एस एन का फॉर्मूला इज ए बाई 81 10 रेस टू एन प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9। वापस, अगर ए प्लस ए फॉर्म है क्वेश्चन का तो एस एन का फॉर्मूला ए बाई 81 10 रेस टू एन प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। अगर पॉइंट ए प्लस पॉइंट ए टाइप का क्वेश्चन है तो उसका शॉर्टकट इज ए बाई 81 9n माइनस 1 प्लस 0.1 रेस टू एन। अगर ए फॉर्म है तो ए प्लस ए फॉर्म है तो ए बाई 81 10 रेस टू एन प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। अगर पॉइंट ए प्लस पॉइंट ए फॉर्म है तो एस एन का फॉर्मूला ए बाई 81 9n माइनस 1 प्लस 0.1 रेस टू एन। नेक्स्ट इज एस इन्फिनिटी। कोई भी सीक्वेंस एस इन्फिनिटी का होने के लिए पहले तो जीपी का होना चाहिए। अगर एक जीपी का सीक्वेंस है और उसका मॉड ऑफ आर अगर 1 से छोटा है, अगर उसका पॉजिटिव वैल्यू, मॉड आर का मतलब होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो ही एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है। ये बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना। अगर सपोज आर का वैल्यू 2 आया, मॉड आर क्या होगा? 2। क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं सर, तो ये एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आर का वैल्यू -2 आया, मॉड आर क्या होगा सर? मॉड मतलब पॉजिटिव, तो 2 आएगा। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं सर, तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आर का वैल्यू 1 आया, मॉड आर क्या होगा? 1। क्या 1 1 से छोटा होता है? नहीं सर, तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एस इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट होगा? जब मॉड आर 1 से छोटा होगा। अगर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर स्क्वायर्स की सीक्वेंस है तो फॉर्मूला इज ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। और एक ऐसा इन्फिनिटी का सीक्वेंस है जिसके अंदर एपी जीपी दोनों है तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। अगर एपी जीपी दोनों एक इन्फिनिटी के सीक्वेंस में तो फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज एम जी एम एच एम, ये तो सबने पढ़ा है। 2 नंबर्स का ए एम होता है ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। 2 नंबर्स का जी एम होता है रूट ऑफ ए बी। 2 नंबर्स का एच एम होता है 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी। 2 नंबर्स का ए एम ए प्लस बी बाई 2,
दो नंबर्स का जीएम रूट ऑफ ए बी, दो नंबर्स का एच एम 2ab अपॉन ए प्लस बी। अगर रिलेशन पूछा ए जी एच के बीच में, तो रिलेशन होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। सेकेंड, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है जियोमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक हमेशा हार्मोनिक से। तो ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। अगर डिस्टिंक्ट वर्ड बोला तो इक्वल टू मत डालना, अगर अनइक्वल बोला तो इक्वल टू मत डालना, कुछ नहीं बोला तो इक्वल टू भी आएगा। क्लियर एवरीवन? उल्टा भी याद रखो, एच लेस देन जी लेस देन ए, हार्मोनिक छोटा, अरिथमेटिक सबसे बड़ा। क्लियर? अब दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अगर आपने एन ए एम्स इंसर्ट किया, अगर आपने दो नंबर्स के बीच में एन ए एम्स को इंसर्ट किया, तो उसका सम ढूंढने का शॉर्टकट फॉर्मूला इज एन इंटू ए प्लस बी बाई टू, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। और अगर सपोज आपने ए और बी के बीच में 5 एम्स डाला, तो जो लास्ट टर्म होता है उसका टर्म नंबर याद रखने का 2 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। और जो एम्स का टर्म नंबर है वो 1 ज़्यादा। वो कितना ज़्यादा होता है? 1 ज़्यादा। सिमिलरली अगर आपने एन जी एम्स इंसर्ट किया और उसका आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो जितना जी एम इंसर्ट किया सबको मल्टीप्लाई करो और रेस टू 1 बाय, सपोज 4 जी एम डालो तो रेस टू 1/4, 5 जी एम डालो तो रेस टू 1/4, 7 जी एम डालो तो रेस टू 1/7, सबको मल्टीप्लाई रेस टू 1 अपॉन, अगर 4 जी एम तो अपॉन 4, 6 जी एम तो अपॉन 7, 10 जी एम तो रेस 1 अपॉन 10, ऐसे करने का। क्लियर है भाई? हाँ सर। अब सीरीज में बस 3 फॉर्मूला याद रखो। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू एन। तो इसका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अगर स्क्वायर्स का सीक्वेंस है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और क्यूब्स का अगर है 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसा है, तो फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। वापस अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, स्क्वायर का सीक्वेंस तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्यूब्स का है तो n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। और अगर 1 1 1 n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका टोटल इज n, उसका टोटल इज n। इस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज पूरा रिवाइज करवा दिया। अब आ जाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। इसमें 25 पॉइंट्स मैंने कवर अप किया है, वो आप याद रखना। सॉरी, पहला पॉइंट, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट इज n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n, n-1, n-2, n-3, ऐसे कहाँ तक? 1 तक। मतलब 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। NPR को आप लिख सकते हो n, n-1, n-2, n-3, ऐसे n-r-1 तक, मतलब एक एक कम करते आने का। बट आप फॉर्मूला याद रखो, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r द होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-r द होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-r द होल फैक्टोरियल। और याद रखना, परम्यूटेशन तभी यूज होता है जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट का बात होता है। किसका बात होता है? अरेंजमेंट का। नेक्स्ट, NP0 हमेशा 1 होता है। अगर बेस में 0 है तो आंसर इज ऑलवेज 1। NP1 हमेशा n होता है। NP1 हमेशा क्या होता है? n। NP1 हमेशा क्या होता है? n। नेक्स्ट, अगर आपको कभी n ढूंढने बोला परम्यूटेशंस में, तो n ढूंढने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है NPR अपॉन n-1 PR-1। व्हाट इज n का शॉर्टकट फॉर्मूला? NPR अपॉन n-1 PR-1। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कभी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया और बीड्स के क्वेश्चन आए, किसके क्वेश्चन आए? बीड्स के, मतलब गार्लैंड बीड्स ऐसा, तो उसका आंसर इज ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। जैसे अगर आपको 7p4 बोला, तो 7p4 को आप, इसका आंसर 7p4 कैसे आएगा? वो क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 6p4 प्लस 4 इंटू 6p3। तो अगर आप 6p4 प्लस 4 इंटू 6p3 करोगे तो उसका आंसर 7p4 के बराबर ही आएगा। तो NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करने बोला, तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज n फैक्टोरियल वेज। जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, इसको अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल वेज में। अगर यही n चीज़ को सर्कुलर वे में अरेंज करना है, सर्कुलर वे में, तो आंसर इज n-1 फैक्टोरियल। क्या होता है उसका आंसर? n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अपने को अरेंज करना है और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने अगर नहीं कंसिडर किया, उसको हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो आपको क्या करना है? आपके n में से 1 माइनस करके PR करना है।
आपको अरेंज उतने को ही करना है, बट ऑब्जेक्ट में से कम कर देना। अगर हमें उसके हमेशा इंक्लूड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करेंगे तो आपको क्या करना है, n-1 p r -1, n-1 p r -1। वापस अगर मैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट में कभी नहीं लेता तो आपको क्या करना है, n-1 p r, सिर्फ ऊपर से कम करना है। अगर हमेशा लेता हूँ तो ऊपर से भी कम, नीचे से भी कम। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमें दो ऑब्जेक्ट्स कभी साथ में ऑकर करना नहीं चाहिए, अगर n डिफरेंट थिंग में से दो चीज कभी साथ में ऑकर नहीं करना चाहिए, उसका आंसर चाहिए, तो शॉर्टकट इज n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल वेज, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, इसमें से दो ऑब्जेक्ट कभी साथ में नहीं आने चाहिए, तो आप क्या करो, 5-2 इंटू 5-1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो वो कॉम्बिनेशन का सम होता है। सिलेक्शन का सम है तो किसका होता है, कॉम्बिनेशन का। एनसीआर का फॉर्मूला याद रखो, एनसीआर का फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r द होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r द होल फैक्टोरियल। अगर आपको 5p3 निकालना है तो कैसे करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, बस कैलकुलेटर पे इतना करने का। अगर 5c3 निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 को भी 1 तक लिखेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। NC0 और NCN हमेशा सेम होता है, दोनों का आंसर 1 होता है। NCR इज सेम एज NCN माइनस R, NCR इज सेम एज NCR माइनस R। मतलब क्या सर, अगर तुम्हें 15C13 निकालना है तो 15C13 की जगह पे आप 15C2 निकालो, फिर भी आंसर सेम आएगा। व्हाट इज 15 माइनस 13? 2। तो 15C13 एंड 15C2 इज 1 एंड द सेम। नेक्स्ट, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR। मतलब क्या, 14C5 प्लस 14C4, इसका आंसर विल बी इक्वल टू 15C5। किसके इक्वल होगा, 15C5 के। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR। अगर आपको NPR NCR पता है और आपको उनके बीच का रिलेशन चाहिए तो रिलेशन इज R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR, NPR अपॉन NCR, R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR, R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR। नेक्स्ट, अगर सपोज NCX NCY के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, या तो x y के इक्वल होगा, या तो x प्लस वाई एन के इक्वल होगा, या तो x y के इक्वल होगा, या तो x प्लस वाई एन के इक्वल होगा। अगर हमें NC0 से लेके NCN के टर्म्स को ऐड करके उसका टोटल ढूंढना है तो आंसर इज 2n। जैसे 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, गधों की तरह इसको सॉल्व नहीं करने का, 0 से लेके 4 तक है ना, तो आंसर इज 2 का पावर 4। अगर सपोज NC0 उसमें नहीं है, सिर्फ इतने ही टर्म्स है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो 2n-1 होगा, 2n-1, एक कम कर देने का। अगर एक सीक्वेंस है जिसके इवन टर्म्स का जो वैल्यू है वो ऑड टर्म्स के बराबर है तो उसका आंसर इज ऑलवेज 2n-1। जैसे फॉर एग्जांपल 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ठीक है। अगर मैं इसमें इवन टर्म्स देखूँ तो 0 2 4, 4C0 इज 1, 4C2 इज 6, 4C4 इज 1, तो इसका टोटल कितना होता है बच्चे लोग, 8 होता है। 4C1 इज 4, 4C3 इज 4, तो ये भी 8 होता है। तो इवन और ऑड का आंसर सेम आया ना, कैसे आया, 2 जितना टर्म्स है -1। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट इज, अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाने का है या तो आपको हैंडशेक्स करना है तो उसका वे इज NC2। क्या है उसका वे? NC2। क्या है उसका तरीका? NC2। अगर आपको ट्राइंगल्स बनाना है और कोलिनियर वगैरह कुछ नहीं बोला तो ट्राइंगल का NC3। अगर आपको डायगनल्स बनाने पूछा है कितने डायगनल्स है तो डायगनल्स का दो फॉर्मूला हो सकता है, या तो आप कर लो NC2 माइनस n, या तो n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 3/2, NC2 माइनस n, या तो n इंटू n माइनस 3/2, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सो स्ट्रेट लाइन से हैंडशेक्स NC2, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ट्राइंगल्स NC3, नंबर ऑफ डायगनल्स NC2 माइनस n, या तो n इंटू n माइनस 3/2। बट अगर जो n पॉइंट्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन्स बनाने का फॉर्मूला NC2 माइनस KC2 प्लस 1, NC2 माइनस KC2 प्लस 1, और ट्राइंगल बोला तो NC3 माइनस KC3 माइनस KC3। क्लियर? अगर आपको नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछा है तो पैरेललोग्राम का MC2 इंटू NC2, MC2 इंटू NC2, MC2 इंटू NC2, MC2 इंटू NC2। N मतलब कितने साइड्स का वो डायग्राम है, M मतलब उसमें कितने डायगनल्स है। एंड अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इक्वली बांटा है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इक्वली बांटा है तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास
5 एप्पल्स है, 4 ऑरेंज है, 3 एप्पल, 3 बनाना है। अगर मुझे इसको अरेंज करना है ऑन अ शेल्फ तो क्या करेंगे हम, इन तीनों को पहले ऐड कर दो तो 12 हो जाएगा। 12 ऑब्जेक्ट 12 फैक्टोरियल इसमें अरेंज होगा। इसमें 5 बनाना लाइक है तो 5 फैक्टोरियल, 4 ये 4 फैक्टोरियल और ये कितना 3 फैक्टोरियल। समझा? तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। आई होप आपको ये 27 पॉइंट्स क्लियर है। इतना पॉइंट तो एटलीस्ट पढ़ लेना। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते तो आप अटेम्प्ट तो एटलीस्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट आओ भी सेट्स रिलेशन फंक्शन। सेट्स रिलेशन फंक्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेट्स मतलब बच्चे लोग कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल लेटर से होता है और उसके अंदर के एलिमेंट स्मॉल लेटर से होते हैं। बराबर है? अगर मैं ऐसा बोलूँ x बिलोंग्स टू स्मॉल x तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू x। ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको याद रखना है। सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे 2 तरीके होते हैं, एक होता है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्टिंग करते हैं कॉमा से और उसको ब्रेस ब्रैकेट में हम दिखाते हैं। सेट बिल्डर या रूल फॉर्म में हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो पूरे क्वेश्चन के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट्स इक्विवेलेंट तभी होता है, अभी 2 सेट्स इक्विवेलेंट तभी होता है जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होता है। कार्डिनल नंबर मतलब क्या? दोनों के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उससे बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट सेट। अगर दोनों के अंदर का एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है तो वैसे को बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं उसको? इक्वल सेट। सबसेट क्या होता है सर? अगर हर x के सेट का एलिमेंट y के अंदर भी है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ y, देन हम बोलते हैं x इज अ सबसेट ऑफ y। x इज अ सबसेट ऑफ y। तो जो छोटा सेट होता है वो सबसेट होता है और जो बड़ा सेट होता है वो सुपर सेट होता है। वो कौन सा सेट होता है? सुपर सेट। सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b, देन a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सुपर सेट ऑफ a। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है अगर हर x का एलिमेंट y में है बट y में एक ऐसा एलिमेंट है जो x में नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कंफ्यूजन मत होना। प्रॉपर सबसेट मतलब अगर हर x का चीज़ y में है बट y के पास ऐसा एक चीज़ है जो x में नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। डिसजॉइंट सेट, अगर 2 सेट्स के में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। पावर सेट का मतलब होता है सब पॉसिबल आउटकम्स एक सेट का। अगर एक सेट्स का सारे पॉसिबल सबसेट्स को आपको लिखना है तो उसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होता है। कितने एलिमेंट्स होता है? 2n। जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट्स है तो इसका पावर सेट में 2 का क्यूब टोटल 8 एलिमेंट्स आएगा। नेक्स्ट, याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है। एक सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोला तो 2n-1। नंबर ऑफ सबसेट्स 2n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n-1। नेक्स्ट, सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं बट सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होता। सब इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता ही है बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, वेन डायग्राम्स कुछ चीज़ याद रखना है। यूनियन बोला तो हमें ए और बी दोनों सेट चाहिए। यूनियन का दूसरा नाम होता है एटलीस्ट। व्हाट इज यूनियन का दूसरा नाम? एटलीस्ट। एटलीस्ट अगर एक का बात करें तो यूनियन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन। बोथ मतलब कॉमन। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सेट को छोड़ के बाकी का सब, जैसे ए का सेट को छोड़ के बाकी जो भी है वो सारा कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। डिफरेंस अभी 2 टाइप का होता है, एक को ए डिफरेंस बोलते हैं, बी बोलते हैं, या तो बी डिफरेंस है। ए डिफरेंस बी का मतलब ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। बी डिफरेंस ए का मतलब ऐसे बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। अगर ऐसा ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है तो ए डिफरेंस बी, अगर ऐसा बी का एलिमेंट जो ए में नहीं है तो बी डिफरेंस है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर बोला सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब अगर मुझे एग्जैक्टली 1 चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए? 1। कोई एक तो चाहिए, तो अगर ए चाहिए तो बी नहीं चाहिए रहेगा, अगर बी चाहिए तो ए नहीं चाहिए रहेगा। ऐसे चीज़ को बोलते हैं सिमेट्रिक। इसका बहुत सिंपल तरीका है, ए सिमेट्रिक बी का मतलब होता है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। कुछ फॉर्मूलाज है, मैं फॉर्मूला से पढ़ाता हूँ, किसी को वेन डायग्राम याद रखना तो भी चलेगा। नाउ पहला फॉर्मूला इज एन ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम। फॉर्मूला इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला? अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो डिसजॉइंट में 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला खाली एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। नेक्स्ट, अगर ए डिफरेंस बी बोला तो ए डिफरेंस बी का मतलब ए में से इंटरसेक्शन माइनस करो। अगर बी डिफरेंस है बोला तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस करो। अगर सिमेट्रिक बोला, सिमेट्रिक मतलब दोनों में से कोई एक, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए डिफरेंस बोला बी बोला तो
ए में से इंटरसेक्शन माइनस, बी डिफरेंस ए बोला तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस, अगर ए सिमेट्रिक बी बोला तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर 3 सेट्स है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो फॉर्मूला इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल भाषा में ए बी सी को ऐड करने का, ए बी बी सी ए सी को सब्ट्रैक्ट करने का और ए बी सी को भी ऐड करने का। डिसजॉइंट सेट्स अगर होगा तो खाली एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर दोनों जगह पे कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन है तो यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन। तो सिंपल भाषा में अगर दोनों जगह पे डैश है बीच में यूनियन है तो टोटल सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अगर दोनों जगह पे डैश है बट बीच में इंटरसेक्शन है तो टोटल सेट में से यूनियन माइनस कर दो। अगर ये शॉर्टकट है, अगर एग्जैक्टली 3 में से 2 सेट के बारे में मांगा है तो 2 सेट का जो पार्ट है उसका डायरेक्ट आंसर के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ये जो 2 सेट्स के कॉमन पार्ट है इसको ऐड करो और इसको 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से माइनस कर दो। अगर एग्जैक्टली 1 बोला तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी में से 2 टाइम्स इंटरसेक्शन को माइनस करो और 3 टाइम्स इंटरसेक्शन तीनों का ऐड करो। वापस शॉर्टकट समझ लो, अगर एग्जैक्टली 2 बोला है तो इंटरसेक्शन जो दो सेट का उसको ऐड करो और 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करो। अगर एग्जैक्टली 1 बोला है तो ए बी सी को ऐड करो, जो दो सेट का इंटरसेक्शन उसका ट्वाइस को माइनस करो और तीनों सेट का कॉमन के थ्राइस को ऐड करो। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज रिलेशन। 2 सेट्स का रिलेशन कब हो सकता है? अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट का रिश्ता बी के साथ है, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट का रिश्ता अगर बी के साथ है तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है रिलेशन। जैसे ए के सेट में 1 2 3 4 है, बी के सेट में 0 1 4 9 10 है। अब मैंने रिलेशन बनाया 1 1 2 4 3 9। तो देखो 1 का रिश्ता 1 के साथ है, 2 का रिश्ता 4 के साथ है, 3 का रिश्ता 9 के साथ है। तो क्या ए का रिलेशन बी के साथ बन रहा है? क्या ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी के साथ है? नहीं। तो इसका मतलब अगर ए के सब एलिमेंट का रिश्ता बी के साथ होता है तो ऐसे चीज़ों को क्या बोला जाता है? रिलेशन। रिलेशन का जो पहला सेट रहता है इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। जो सेकंड सेट रहता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं उसको? कोडोमेन। और रेंज मतलब वो एलिमेंट जिसका रिश्ता बनता है, जिसका क्या बनता है? रिलेशंस। तो डोमेन मतलब पूरा फर्स्ट सेट, कोडोमेन मतलब पूरा सेकेंड सेट, और रेंज मतलब जिसका सिर्फ रिलेशन फॉर्म हुआ है। तो यही है रिलेशन। और रिलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस है, ये सब आता है, ये आपको अच्छे से आता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आगे पढ़ाऊंगा, है मेरे पास, वो आगे देखेंगे। फंक्शंस क्या होता है? अगर सारे ए के एलिमेंट्स का बी के साथ इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर सब ए के एलिमेंट का बी के साथ इमेज फॉर्म हो रहा है तो इज अ फंक्शन टू बी। तो दोनों में क्या याद रखोगे? रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ होने चाहिए। कम से कम ए का एक एलिमेंट का रिलेशन अगर बी के साथ है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। फंक्शंस के लिए सब ए का रिश्ता बी के साथ अगर है तो ही वो फंक्शन होता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब अगर सब ए के सेट का अगर बी के साथ एक ही एलिमेंट के साथ रिश्ता है तो उसको बोलते हैं 1 1। 1 1 का दूसरा नाम याद रखना, इंजेक्टिव। व्हाट इज 1 1 का दूसरा नाम? इंजेक्टिव। नेक्स्ट इज ऑन टू। व्हाट इज ऑन टू या सर्जेक्टिव का मतलब? अगर बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज ए के साथ है, अगर बी के सारे एलिमेंट्स का एटलीस्ट एक या एक इमेज के ए के साथ का रिलेशन है तो उसे बोलते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव। अगर किसी क्वेश्चन का रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा तो उसका ऑन टू नहीं निकल सकता, उसका ऑन टू नहीं निकल सकता है। नेक्स्ट इज बाइजेक्शन। अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को? बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को? बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बाइजेक्शन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसको सॉल्व करके वापस से एक्स मिला तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इनपुट डाला और आउटपुट सेम आया तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब सर अगर तुमने एक फंक्शन में x डाला बट फिर भी उसका आंसर एक नंबर ही आया तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर 2 फंक्शंस इक्वल है तो उसे बोला जाता है इक्वल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोला जाता है? इक्वल। इनटू क्या होता है सर? इनटू मतलब अगर b में ऐसा एक एलिमेंट है जिसका a के साथ कोई इमेज नहीं है तो उसको बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं उसको? इनटू। वापस बच्चों एक बार ध्यान से समझना। 1 1 के लिए एक a का रिलेशन एक b के साथ, ऑन टू के लिए
हर बी का एलिमेंट का एटलीस्ट एक ए के साथ रिश्ता होना चाहिए। बाइजेक्शन मतलब जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है। आइडेंटिटी मतलब जो इनपुट डाला अगर वही आउटपुट आया। कांस्टेंट मतलब इनपुट डाल के भी एक नंबर ही आया। इक्वल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है। इनटू मतलब बी में ऐसा एक एलिमेंट है जिसका ए के साथ कोई रिश्ता नहीं है। समझा क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब अगर आपका क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, अभी आपको पूछा एफ ऑफ 3, तो इसमें एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे? 3, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डोमेन और रेंज कैसे ढूंढने का कोई भी फंक्शन का? तो पहले आप क्वेश्चन को लिखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डोमेन मतलब हमें x के सारे वैल्यूज चाहिए जहां पे एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होता है, बस वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना जहां पे अपना क्वेश्चन मीनिंगलेस या मीनिंगफुल। जहां पे मीनिंगलेस होगा x के सारे वैल्यूज चलेगा जहां पे मेरा क्वेश्चन मीनिंगफुल है, बट वो वैल्यू नहीं लेने का जहां पे हमारा फंक्शन मीनिंगलेस होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स, तो यू नो कि अगर x की जगह पे 3 डाला तो ये फंक्शन मीनिंगलेस होगा, तो इसका डोमेन कोई भी नंबर चलेगा एक्सेप्ट 3। रेंज के लिए भी सेम काम। रेंज के लिए सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर दो, x को लिखो y के टर्म्स में। अगर मैं x को y के टर्म्स में लिखता हूँ तो उसको रेंज बोला जाता है। इसमें भी हमें सब वैल्यू चलेगा एक्सेप्ट वो वैल्यू जहाँ पे हमारा क्वेश्चन मीनिंगलेस हो, तो जहाँ पे मीनिंगलेस वो वैल्यू नहीं लेने का। नेक्स्ट इज कंपोजिट फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन, अगर y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो f x के बीच में कौन सा टाइप का रिलेशन है? कंपोजिट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? वो उसका कंपोजिट फंक्शन है। तो 4 कंपोजिट फंक्शन होता है। f ऑन g, f ऑन g का मतलब f को बाहर लिखने का g को अंदर, g ऑन f का मतलब g को बाहर f को अंदर, f ऑन f का मतलब f को बाहर f को ही अंदर, g ऑन g का मतलब g को ही बाहर g को भी अंदर। तो f ऑन g मतलब f के फंक्शन में g डाल लेगा, g ऑन f का मतलब g के फंक्शन में f डालने का, f ऑन f का मतलब f के फंक्शन में f डालने का, और g ओ g मतलब g के फंक्शन में g डालने का। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालने का। इन्वर्स के लिए आप क्वेश्चन को लिखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, फिर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि आपका क्वेश्चन बन जाए x इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब एक तरफ पे x दिखे और एक तरफ पे y। ठीक है, फिर आप क्या करो, x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स से, उसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो पहले क्वेश्चन को लिखने का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर उसको इस तरह से सॉल्व करो कि इसके लेफ्ट में x दिखे और राइट में y दिखे, तो जो उसका आंसर आ जाएगा उसी आंसर को हम बेसिकली इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, मतलब अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव का मतलब, अगर एक फंक्शन के सारे ए इमेज दिख रहे हैं, कौन सा इमेज दिख रहा है? ए इमेज दिख रहा है, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्सिव। बट इंपॉर्टेंट इज ऑल ए इमेज दिखना चाहिए, सब अगर ए फॉर्म का इमेज दिख रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर अगर हम कोई क्वेश्चन में ए इमेज चेक नहीं कर सकते तो अजम्पशन बेसिस पे वो रिफ्लेक्सिव ही होता है। अगर चेक करना पॉसिबल है तो देखने का, सब अगर ए फॉर्म है तो रिफ्लेक्सिव, चेक ही नहीं कर सकता तो बाय डिफॉल्ट वो रिफ्लेक्सिव ही है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। अगर एक क्वेश्चन में ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर उसमें b कॉमा ए बी है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अगेन इसका रूल सेम है कि अगर क्वेश्चन में a कॉमा बी फॉर्म का एलिमेंट है तो ही आप b कॉमा ए चेक करो, अगर a कॉमा बी नहीं है तो डिफाइंड है या अजम्पशन है कि वो सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। थर्ड इज ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव का मतलब, अगर a b के बीच में रिलेशन है, b c के बीच में रिलेशन है, तो a और c अगर एग्जिस्ट किया तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। a b b c, तो अगर ए सी के बीच में रिलेशन है तो ट्रांजिटिव। अगेन अगर मेरा क्वेश्चन में ए बी बी सी है ही नहीं तो क्या मैं ए सी चेक कर सकता हूँ? नहीं सर। तो जो चीज़ आप चेक नहीं कर सकते क्वेश्चन से वो बाय डिफॉल्ट होता है, याद रखने का। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव नहीं चेक कर पाया, अगर ए फॉर्म का इमेज नहीं है, जैसे मेरे सेट में 1 2 2 3, तो क्या इसमें ए फॉर्म का इमेज है? नहीं सर, तो वो रिफ्लेक्सिव है। हाँ सर, ए 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 2 3 है तो क्या 1 3 है? नहीं सर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और एक फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों है तो वैसे फंक्शन को बोला जाता है इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस।
आई होप एवरीवन सबको समझ गया. सो दिस वाज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. अब आ जाओ लास्ट चैप्टर पे, डिफरेंशियल कैलकुलस. ये मुझे पता है सबने ऑप्शन मोस्टली छोड़ते हैं, बट खाली आपको इसमें जो मैथ स्टूडेंट है अगर आपको फॉर्मुलाज याद है तो भी आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक फॉर्मुलाज पढ़ेंगे. सबसे पहले इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन. एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. जैसे एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव इज 5 टाइम्स एक्स रेस टू 4. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो. लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x. व्हाट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव? 1/x. 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1/x स्क्वायर. 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1/x स्क्वायर. रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स. अगेन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x. 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. नेक्स्ट इज यू इंटू वी रूल. अगर दो फंक्शन के इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन तो यू इंटू वी. यू इंटू वी का रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू. सिंपल भाषा में पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी. अगर अपॉन के फॉर्म में है तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. नाउ एक शॉर्टकट है. अगर आपका क्वेश्चन इम्प्लिसिट है, कौन सा फॉर्म है? इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट मतलब बच्चे लोग एक्स और वाई जब दोनों साथ में रहता है. कोई फॉर्म्स याद रखो. अगर एक्स वाई दोनों क्वेश्चन साथ में हैं तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं. अगर एक्स का रिलेशन टी के साथ है, वाई का रिलेशन भी टी के साथ है, तो दो अगर वेरिएबल का रिलेशन कोई थर्ड वेरिएबल के साथ है तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक. क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक. तो पैरामेट्रिक में हम क्या करते हैं? तो पैरामेट्रिक में डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. इम्प्लिसिट अगर फॉर्म है तो इम्प्लिसिट में डेरिवेटिव करने का एक शॉर्टकट है. क्या करने का? माइनस ऊपर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का और y के टर्म को कांस्टेंट रखने का, नीचे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का और x को कांस्टेंट रखने का. समझा क्या? ऊपर x का डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट मानो, नीचे y का डिफरेंशिएशन x को कांस्टेंट मानो. क्लियर एवरीवन? यस सर. अब कुछ 3-4 शॉर्टकट्स है, एटलीस्ट याद करके जाना. सेम दिख गया तो मार्क करके आ जाओ. अगर क्वेश्चन का टाइम इज एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन. जैसे एक्स रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 9. क्या इन दोनों का पावर एडिशन ये होता है? हाँ सर. अगर ऐसा फॉर्म है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वाई बाय एक्स. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो. अगर क्वेश्चन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y बाई एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो. अगर क्वेश्चन में एक फंक्शन है जो दिख रहा है एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वाई रेस टू एन इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट नंबर, तो इसका जो फॉर्म रहता है, जैसे क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 20, ऐसा क्वेश्चन है. तो इसका अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो आंसर आएगा वाई बाई एक्स. क्या आएगा इसका आंसर? वाई बाई एक्स. क्या आएगा इसका आंसर? वाई बाई एक्स. नेक्स्ट, अगर आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट पूछा है तो डेरिवेटिव करेगा. जैसे ग्रेडियंट बोला तो ग्रेडियंट का मतलब सिंपल भाषा में बच्चे लोग डेरिवेटिव करने का. अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है तो इसी को रेसिप्रोकल करने का. नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टैंजेंट इज नॉर्मल का स्लोप. किसका स्लोप? नॉर्मल का स्लोप. अगर एक फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, डेरिवेटिव किया फर्स्ट ऑर्डर, वो जीरो के ग्रेटर आया तो बोलने का इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर वो जीरो से छोटा आया तो बोलने का डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर जीरो से बड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, जीरो से छोटा डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर आपको मिनिमम मैक्सिमा ढूंढना है तो मिनिमम मैक्सिमा का कुछ स्टेप्स है. पहले तो फंक्शन लिखो, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखो. यहाँ से आपको x के मोस्ट प्रोबेबली दो वैल्यूज आएंगे. इन दोनों वैल्यूज को f डबल डैश ऑफ x में डालो. अगर f डबल डैश ऑफ x का आंसर जीरो से बड़ा आएगा तो बोलने का पॉइंट ऑफ मिनिमा. अगर जीरो से छोटा आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डाला तो उस आंसर को f ऑफ x में डालने का. कहाँ पे डालने का? f ऑफ x में. अगेन पहले फंक्शन को लिखने का f ऑफ x, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर. यहाँ से x के कितने वैल्यूज आएंगे? 2. इन दोनों वैल्यूज को डालने का f डबल डैश ऑफ x में. अगर f डबल डैश ऑफ x जीरो से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, जीरो से छोटा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. क्लियर एवरीवन? यस सर. नाउ इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलाज. इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या होता है बच्चे लोग? x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. 1 का इंटीग्रेशन x,
ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, अगर ई रेस टू ए एक्स है तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, क्योंकि एक्स के पहले एक कांस्टेंट टर्म है तो डिवाइड बाय ए भी करने का, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, अगेन बेसिक फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स बाय ए, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स। नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है अगर क्वेश्चन का, तो आंसर इज 1 बाय 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 बाय 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका आंसर इज लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, मतलब लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर। अगर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन का फॉर्म इज ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स तो उसका आंसर इज ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर एक फंक्शन है बाजू में उसका डेरिवेटिव है तो आंसर खाली आएगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर क्वेश्चन का टाइप इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स तो आंसर इज लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। क्या होता है आंसर? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। अगर नीचे एक फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड जो पढ़ा था पहले एक्स प्लस डिनोमिनेटर। अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड जो पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए कोड वर्ड याद रखने का LA, पहले लॉग लेने का फिर एल्जेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल, ये फॉर्म में होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी याद रखो। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। वापस u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। अगर हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैंने अगर x को t से रिप्लेस कर दिया तो चलेगा, आंसर नहीं बदलता है, लिमिट्स अभी भी सेम रहता है। अगर इंटीग्रेशन का लिमिट्स a टू b है, मुझे इसको b टू a बनाने का है तो इंटीग्रेशन का आंसर विल चेंज बाय साइन। अगर a टू b का लिमिट्स है बट उसके बीच में एक c भी है तो आपको कैसे लिखना है? पहले a टू c फिर c टू b, a टू b फिर c टू b, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर्म है, अगर आपने x के जगह पे माइनस एक्स डाला, अगर आपने x के जगह पे क्या डाला? माइनस एक्स, फिर भी क्वेश्चन ही आया तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। उसमें इंटीग्रेशन का आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपने x के जगह पे माइनस एक्स डाला और आपको जो आंसर आया वो माइनस एफ ऑफ एक्स आया, मतलब क्वेश्चन ही आया बट उसके पहले माइनस साइन आया, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर इज 0, इंटीग्रेशन का आंसर इज 0। क्लियर है? अगर दो शॉर्टकट्स है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स इस फॉर्म का क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर के 2 टर्म का एक टर्म ऊपर है और लिमिट 0 टू a है तो उसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर इज a बाई टू, डायरेक्ट आंसर इज a बाई टू। अगर सेम टाइप का सम है बट लिमिट a टू b है तो उसका डायरेक्ट आंसर इज b माइनस a बाई टू, b माइनस a बाई टू, b माइनस a बाई टू। क्लियर? तो ये थे सारे पॉइंट सेक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर, मेरे नोट्स के हिसाब से 10 चैप्टर्स मैंने बनाए, आप इसको मॉड्यूल के हिसाब से 8 चैप्टर भी बोल सकते हो। तो आई होप सबको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहा होगा। जो भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड में 2x स्पीड पे देख लेना और मेमोराइज करने का ट्राई करो। एग्जाम के 1-1.5 घंटा पहले ये नोट साथ में रखना। इसका मैं PDF डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में या लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्लीज़ इसको पढ़ना, आपको पक्का हेल्प होगा एग्जाम में, कुछ पॉइंट्स आपको आया दे देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने चैप्टर किया नहीं है, एटलीस्ट उसका पॉइंट सेक्शन पढ़ के आना। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी जैसे मैंने इंटीग्रेशन के 2-3 शॉर्टकट्स बताए, डेरिवेटिव के कुछ शॉर्टकट बताए, ये कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो आपको लिखने को भी आ जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? आई होप सबको मैथ्स का पॉइंट सेक्शन ये अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड से, जिसको भी इससे हेल्प हो जाएगा, जिनके भी एग्जाम्स है, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। क्लियर एवरीवन? सो अब हम मिलेंगे स्टैट्स के रिविजन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।